आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू के सुजवा मिलिट्री स्टेशन में आज फौजी अड्डे के बाहर कुछ फासले पर फायरिंग का वाकया पेश आया। इस फायरिंग के बाद एक फौजी जवान की जान चली गई और इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों को भी बहिफाजत निकाला गया। तहां बाद में इलाके में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल भी बहाल की गई। फौजी अहदेदारों का कहना है कि भारतीय फौज की इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि यह दहशतगर्दाना हमला नहीं है। फौजी की मौत की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पुलिस कंपोनेंट जम्मू और सांबा पुलिस के मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन में जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सरहद पार से ड्रोन के जरिए गिराए जाने के शुबे में 3 पिस्तौल बरामद हुए। बलूचक इलाके में ड्रोन सरगर्मी के हवाले से मुसद्दिक़ा इतला पर PSF, PC जम्मू और पुलिस ने इलाके में मुश्तरका घात लगाकर हमला किया। पाक साइड से आने वाले ड्रोन की गुनगुनाहट की आवाज़ सुनते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने गुनगुनाती आवाज़ की समत कुछ राउंड फायर किए और ड्रोन को वापस पाकिस्तान की जानिब धकेल दिया। मुश्तबा ड्रोन की नकलो हरकत की निशानदही के बाद बलूचक के इलाके में मुकम्मल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ड्रोन से गिराए गए मुश्तबा तौर पर 3 पिस्तौल बरामद हुए और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन रामगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी भवन रोड पर हेलीपैड के करीब लैंड स्लाइडिंग का एक वाकया पेश आया और इस लैंड स्लाइडिंग की जद में चंद अकीदतमंद भी आए थे। इस वाकये में 2 अफराद की मौत हो गई और एक बच्ची जख्मी हुई है। वाकये के फौरी बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया और मलबे में तलाशी ऑपरेशन भी अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का बीजेपी से गहरा ताल्लुक था और इसलिए वो इस बात से वाकिफ हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में राम माधव की मौजूदगी PDP और बीजेपी को एक साथ लाना है। उमर अब्दुल्ला ने जिला गांदरबल के कंगर में मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमाओं की मेन स्ट्रीम सियासत में शमूलियत पर भी तबसरा किया। जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, PDP को ज्वाइन किया और ये कहा कि आइडियोलॉजी मेल खाती है। आपको लगता है कि सन्स फ्रूट से जब 2002 में PDP आई थी तो शायद के मसले मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए कि अब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे, यहाँ खून खराबा होगा, कब्रिस्तान भरे जाएंगे, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर को ये यहाँ से अलग नहीं कर सकेंगे और हमें उस चीज के लिए न सिर्फ ताने दिए गए बल्कि हमारे साथियों को निशाना बनाया गया। अच्छी बात है, अगर ये लोग आए जिस भी पार्टी में जाएं, मैं इसमें नहीं कहूंगा कि वो किस पार्टी में गए, क्यों गए, जिस भी पार्टी में जाएं, कम से कम अगर उनका भरोसा अब जमहूरियत में है, ये हमारे लिए जो है कामयाबी है। हमारे सत्यपाल मलिक उन्होंने कल इंकशाफ किया कि जो राम माधव की अपीयरेंस है यहाँ पे वो शायद बीजेपी और PDP के दरमियान जो गठबंधन है उसके लिए यहाँ पे कोशिश कर रही है। वो तो इस चीज को बेहतर जानते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो PDP है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त PDP और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया है। करेंगे अलायंस कराने की। पहले तो उन्हें सीटें मिले फिर हम बात करें। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे। राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद उस वक्त के बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि PDP से कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब एक ब्रह्म
बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त कश्मीर में ऑपरेट कर रही है वो बीजेपी की प्रॉक्सी है और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इसका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं। 2014 की अलायंस जिसकी वो बात कर रहे हैं पीडीपी और बीजेपी की, उस दौरान उमर अब्दुल्ला साहब ने इतनी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बने और मैं उस सारी कोशिश का हिस्सा था, इसलिए मैं जानता हूं। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त माननीय अमित शाह जी जो उस वक्त अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे भी मिले और माननीय राम माधव जी से भी मिले और यही कोशिश करके ये दरखास्त लेके कि हमें सरकार अपने साथ बनाने दी। ये दूसरी बात है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ये बात को कबूल नहीं किया और बाकी इतिहास है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि 370 के हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक, जब तक मैं हिस्सा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुसलसल कोशिशें हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और अगर आप कहेंगे कहां किससे कौन मिला, वो भी आपको वक्त आने में बता दूंगा। मुसलसल कोशिशें हुई भाजपा के पास पहुंच के ये गुजारिश करने की किसी न किसी किस्म की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जो भ्रम बनाने की कोशिश की राम माधव जी को लाया गया है कि पीडीपी के साथ, ये वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, सिर्फ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का बीजेपी के साथ कुछ लेना है। लोग सब समझते हैं और लोग जानते हैं कि सच्चाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पार्टी हो, उसके साथ बीजेपी का कोई अलायंस नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे, ये भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कश्मीरियों को गुमराह करने की कोशिश। इन्होंने कश्मीर में हर जितने भी इकदामात उठाए उससे कश्मीर का नुकसान हुआ और 5 अगस्त 2019 के बाद नए कश्मीर की तामीर हुई, एक तरक्की की राह पे कश्मीर आगे बढ़ा, एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है और ये समझ रहे हैं कि इनके हाथ से रेत निकल गई है और ये उसी की वजह से परेशान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया कि एनसी का दौरे इक़्तिदार मायूस कौन रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में पहुंचा एनसी की बदौलत है। महबूबा ने पुलवामा के प्रेछू इलाके में पार्टी कारकुनों के इजलास के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। पीडीपी जो कह रही है, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 60 एमएलए होते थे, उनकी कारकर्दगी क्या रही है, और दूसरी तरफ पीडीपी के पास उससे 3 गुना कम एमएलए होते थे, तो हमारी कारकर्दगी क्या रही। मुझे तो लगता है ये कोई मुखालफत नहीं, ये सच्चाई है कि पिछले 60 साल में 70 साल में 40 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है और उनकी क्या कारकर्दगी है और पीडीपी की क्या कारकर्दगी है। उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त क्या किया, उन बीजेपी का हिस्सा थे, उन्होंने पोटा लाया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई, उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करने की वकालत करते थे। जब हमने बीजेपी के साथ किया तो हमने शर्तों पे किया, हमने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली, हमने दिल्ली से बहुत बड़ा डेलीगेशन लाया जो हुर्रियत के दरवाजे पे गया, हमने सीज फायर करवाया। मैंने जो यहाँ शुपियन रेप मर्डर केस हुआ था उसमें उमर साहब की कारकर्दगी भी देख लीजिए, और जो मेरे वक्त में बड़ा ही बदकिस्मत वाक़ा हुआ उसमें मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए। तो ये तो कोई कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का दिल्ली में इजलास मुनक्किद किया गया और इसके बाद कांग्रेस ने दूसरे मरहले के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। सेंट्रल शालटैंग से तारिक हमीद कर्रा इलेक्शन लड़ेंगे। थाना मंडी से शबीर अहमद खान को टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हुर्रियत रहनुमा किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएं तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने एनसी मंशूर पर कांग्रेस के बजाय एनसी से ही सवाल करने का बीजेपी को मशवरा दिया। कई लीडर शामिल हुए हैं, पीडीपी से कई लीडर कांग्रेस पार्टी में भी आए हैं, पीडीपी में हुर्रियत के लीडर शामिल हो रहे हैं, तो उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? इलेक्शन सीजन है भाई, यही तो सीजन होता है, इधर का उधर उधर का इधर। एनीवे देखिए, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री और जमहूरी मुल्क में इलेक्शन लड़ना, कहाँ से लड़ना, किन मुद्दों पे लड़ना, ये एक इंडिविजुअल एक उसका प्रेरोगेटिव होता है। कोई ऐसा इशू ना हो विच गोज एंटी नेशनल, बाकी किसी पे भी आप लड़ लीजिए, कोई भी उनका मुद्दा हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो लड़ सकते हैं। तो
इधर का उधर जो आप कह रहे हैं, ये हुर्रियत पर कोई एतराज नहीं? हुर्रियत पे क्यों एतराज होगा? अभी तक तो वो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एंटी इंडिया है, एंटी नेशनल है, वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो इलेक्शन डेट्स पे बाइकआउट करवाते हैं। आज अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस रूल्स को फॉलो करते हुए, अपने आप को इंडियन डिक्लेयर करते हुए वो इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो भैया आप तो खुश होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरीके से मैनिफेस्टो आया था और कांग्रेस का क्योंकि गठबंधन है, उसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है और हमला कर रही है कि पुराने हालात को लेकर वापस लाना चाहते हैं, 370 को वापस लाना चाहते हैं। देखिए, ये तो कुछ अटपटी सी बात लग रही है कि मैनिफेस्टो किसी का, हाँ? और क्वेश्चन हमसे, जिनका मैनिफेस्टो है, जिन्होंने उसमें वो इनकॉर्पोरेट किया है, उनको क्यों नहीं वो क्वेश्चन करते? आप तो थर्ड पार्टी से पूछ रहे हैं, हाँ? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये सब किया, आपको मटेरियल दिए ये सब, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आपने ये सब क्यों किया, या उनके बारे में कीजिए। आपको कांग्रेस बैशिंग करनी है, उनके वास्ते ये ठीक है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में तमाम शोबों में नुमाया तरक्की देखी। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की तवज्जो जम्मू कश्मीर की तरक्की पर है। सिंह ने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ शोर मचा रही हैं और वादी कश्मीर में अमन लौट आया है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। आपने हमको भी समझाना है और अपोजिशन को भी समझाना है, क्योंकि आज युग है तर्क, तथ्य और तुलना, एविडेंस बेस्ड। अपोजिशन को आप ये कहिए कि जब उनका मन किया शाम को यकायक उठे, बिना टूर प्रोग्राम के, बिना बताए हुए आदूज में जाकर के कबाब खाने का मूड किया, तो जा पाए कि नहीं जा पाए? जब मन किया उठ करके लाल चौक पे जाके आइसक्रीम खाई। इन्हीं अपोजिशन की जब सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे भी गठबंधन में, तब ये साहस नहीं करते थे अपने कमरे से बाहर निकलने का। आज अगर खुली हवा में घूम रहे हैं और जब मर्जी करे उठ करके और दिस पर मूवमेंट जा रहे हैं, तो हमने तो इनके लिए भी आजाद फिजा पैदा किया। और दूसरा, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ द normalcy and peace having returned, particularly in the Kashmir Valley, is the tourist flow. जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट आता है तो वो आपके कहने से नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, सरकार के कहने से नहीं आएगा, मीडिया के कहने से नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छुट्टी के लिए ले जाने की योजना बनाता है तो अपने सूत्रों से पता करेगा, किसी अपने कुलीग से पूछेगा, अपने दोस्त यार से पूछेगा, कोई अपना परिचित वहां पे काम कर रहा है उसे पूछेगा कि भाई साहब मैं इस तरह से बच्चों को लेकर के आ रहा हूँ, वातावरण सुरक्षित है कि नहीं है। और जब वो सुनिश्चित हो जाएगा तब जाएगा। तो ये आई थिंक हमारा और आपका सबका ये दायित्व है कि वी गो बाय द ऑब्जेक्टिव एविडेंस। मैंने कह दिया आप मान ले, मैं ये भी नहीं चाहूंगा, वो कह दें आप मान ले, वो भी इंसाफ नहीं होगा। पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर सवार इंजीनियर रशीद की पार्टी ने अपनी पार्टी को नुमाया तौर पर वुसअत दी। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कुछ अहम रहनुमा अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। यासिर रेशी सोनावारी से एक नुमाया चेहरा है, वो भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वागुरा बारामुल्ला से प्रोफेसर नसीर अहमद राठौर और कंगन से एडवोकेट राजा अशरफ अली खान भी AIP में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए कंगन से अशरफ अली, गांधरबल से शेख आशिक, हजरतबल से मोहम्मद मकबूल बेग, हबकदल से इश्तियाक कादरी, सरार शरीफ से एडवोकेट जावेद, बारामुल्ला से शोएब नबी लोन, बांदीपुरा से प्रिंस परवेज, सोनावारी से यासिर रेशी, वागुरा करीरी से नसीर अहमद राठौर और लोलाब से एडवोकेट दाऊद को टिकट दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी को कश्मीरी अवाम ने एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट की तरह एक्सेप्ट किया है। हमारे इस पूरे कारवां में कदावर शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं। आपने परसों भी देखा, आज भी देखेंगे। आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली जो यहाँ के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के, वो इंजीनियर रशीद साहब और उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि वो BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी को लेकर सबों के साथ एक साथ हम मिलजुल कर उनका मुकाबला करेंगे, ताकि हम जम्मू कश्मीर की खुशहाली, जम्मू कश्मीर के अवाम के इज़्ज़त व वक़ार के लिए बात कर सके। हमारे साथ जो आज एक कदावर शख्सियत हमारे इस अपने ही कारवां में शामिल हो रहे हैं,
वो हमारे नॉर्थ कश्मीर से एक प्रोमिनेंट लेजिस्लेटर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे हैं जनाब यासिर रेशी साहब। यासिर रेशी एक मायानाज लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है और एक बिजनेस कम्युनिटी के एक माने जाने शख्सियत माने जाते हैं। इंजीनियर रशीद की मौजूदगी से इंतखाबात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार अवाम अपने हल्के के उम्मीदवारों को जितवाएगी ताकि इन इलाकों में तामीर और तरक्की हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शुमाली कश्मीर में पहले ही लोगों ने मुस्तरद किया। इन बातों का इजहार पीडीपी लीडर फयाज अहमद मीर ने किया। वो यहाँ के जो मुश्किलात है, यहाँ की जो डेवलपमेंट के मसाइल है, रोजगार के मसाइल है, हमारे जो नौजवान हैं इनकी बात आप देख रहे हो कि खासकर जो यहाँ इस एरिया में मैंने आज 5-7 जगह पे सुना कि बिजली होती नहीं है। एक चाहे असम्बली में चाहे कहे मीडिया के जरिए बाकी जगहों पे बोर्ड मीटिंग में उठाएगा, उसके लिए इंशाल्लाह हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वोट जिसके लिए दिया था वो कामयाबी अगर 4 तारीख को मिलती है तो अच्छी बात। पीडीपी ग्रैंड अलायंस से जुड़े नहीं बल्कि वो दूर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ग्रैंड अलायंस किया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पिछली बार भी उन्होंने अलायंस किया तो पीछे से उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए, तो आज भी वो हो रहा है। जहां तक पीडीपी का अलायंस है, आज हमारा अलायंस हमारे लोगों के साथ है, हमारे नौजवानों के साथ है। हम इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के नौजवानों, इधर के बुजुर्गों और माओ बहनों के साथ जो ये अलायंस है पीडीपी का अलायंस रहेगा। और आपने देखा कि पिछले 5 सालों में अगर कोई पार्टी, अगर कोई लीडर बात करती है वो सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा महबूबा जी है, जो झुकी नहीं, बिकी नहीं, जो खड़ी रही इस कौम के लिए और आगे भी रही। इस वक्त की बड़ी खबर, ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया है। खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर लड़ेंगे इलेक्शन और चार शरीफ से जाहिद हुसैन को टिकट मिला। नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता दें कि नौशहरा से रविंद्र रायना और लालचौक से इंजीनियर एजाज हुसैन उम्मीदवार है, तो राजौरी से विभोद गुप्ता उम्मीदवार होंगे। ईदगाह से आपको बता दें आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो चार शरीफ से जाहिद हुसैन को टिकट मिला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट निकाली है और लालचौक से इंजीनियर एजाज हुसैन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं राजौरी से विभोद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे और ईदगाह से बीजेपी उम्मीदवार आरिफ राजा और खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि कच्ची घी वो जैसे गंदगी रहती है हमारे शहरों में, आजकल ठीक है यार, थोड़ा बड़ा माहौल। जब से एमसी बने उसके बाद गंदगी है यहाँ पर। मुद्दा यही है सफाई, बस यही है सफाई। सर ये जो दोनों सरकारें कभी आती हैं और कभी जाती हैं, सर इन दोनों से हम लोग तंग हो चुके हैं। बेसिकली हम लोग जो है अभी आरजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आरजेपी जो है भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी है। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता हूँ? जी सर, पार्टी के कार्यकर्ता है और हम इसलिए इस पार्टी में जुड़े हैं क्योंकि हम इन दोनों पार्टियों से तंग हो चुके हैं। मुद्दा यही है कि भाई इसके काम कोई काम के चक्कर में काम नहीं है। 5 साल देते हैं सरकार को और काम तो अपनी मर्जी से करती है, क्योंकि जो जनता सोचती है उस ऐसा तो काम होता नहीं कहीं। सर हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं। अच्छा, काम तो होते नहीं किसी को, जिसको मर्जी पढ़ो, कोई काम नहीं होता। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। लालचौक से आपको बताएं कि इंजीनियर एजाज हुसैन बीजेपी उम्मीदवार और ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चार शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे, तो राजौरी से विभोद गुप्ता उम्मीदवार होंगे।
बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और लाल चौक से आपको बता दें कि इंजीनियर एजाज हुसैन उम्मीदवार होंगे, तो ईदगाह से बीजेपी ने आरिफ राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सराज शरीफ से बीजेपी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। तो नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे। राजौरी से विबोध गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जो है जारी कर दी है। लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सराज शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी ने टिकट दिया है। नौशहरा की जब हम बात करते हैं, नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे। रविंद्र रायना से काफी उम्मीदें हो सकती है बीजेपी की और उनको नौशहरा से इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से टिकट जो है रविंद्र रायना को नौशहरा के लिए मिली है। वहीं राजौरी की जब हम बात करते हैं, अच्छा खासा होल्ड माना जाता है बीजेपी का राजौरी में, तो राजौरी में बीजेपी ने विबोध गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। चौथी लिस्ट है ये बीजेपी की जो जारी की गई है, जिसमें लाल चौक, ईदगाह, खान साहब, सराज शरीफ, नौशहरा और राजौरी के लिए कैंडिडेट्स के नाम जो है जारी किए गए हैं। लाल चौक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा बीजेपी के लिए भी। इंजीनियर एजाज हुसैन को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। ईदगाह और लाल चौक दोनों ही काफ़ी हो सकता है सख्त मुकाबला रहेगा बीजेपी के लिए। तो खान साहब से भी मुश्किल रहेगा। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को इलेक्शन के लिए टिकट दिया है बीजेपी ने। सराज शरीफ काफ़ी अहम जगह जहां से जाहिद हुसैन को टिकट मिला है। तो नौशहरा से रविंद्र रायना लड़ेंगे। राजौरी से विबोध गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने नौशहरा राजौरी में एक रोड शो का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और रोड शो का इख्तिताम एक जबरदस्त रैली के साथ हुआ है। रायना ने एनसी के मंशूर पर सवाल उठाते हुए इसे झूठ का बिंडल करार दिया और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रायना ने माफी मांगने का भी मुतालबा किया। आशीर्वाद देने, अपनी दुआएं देने आप लोग नौशहरा में पहुंचे। ये नॉमिनेशन जो 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी नौशहरा से भरेगी, ये नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 85,000 वोटर्स का नॉमिनेशन होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जेलों से जितने आतंकवादी हैं, जेलों के अंदर कौन बंद है, उन्होंने कहा जो जेल में बंद हैं उनको शरेआम सड़कों पर छोड़ा जाएगा। ये कोई बयान है, ये कोई पॉलिसी है? फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि ऐसे जेलों में बंद सबको शरेआम छोड़ा जाएगा। क्या चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब? तो जिला शोपियां के मुख्तलिफ देहात में क़यामत खेज ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। कापरन, रावलपुरा और मुल्हिका इलाकों में ज़ालाबारी से सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बाग मालिकान का कहना है कि उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है और उन्होंने अद्वियात और दीगर चीज़ें कर्जे पर हासिल की हैं। जिला शोपियान के छटवटन इलाके, मुल्हिका इलाकों में आज ज़ालाबारी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रोवर्स हैं जिनके बागात में इस वक्त मौजूद है, लेकिन कहते हैं कुदरत की आफत से इंसान बेबस होता है। कर मेहनत गुतज रूद कहें उम्मीद अमिच पीट तक वसित गो कर दवा वनकन पेवन यह अन यह अनान वनकन वजमिस पे दवा अत क्या दिमो पगह दवा वलिस रूद कहें ये वन उम्मीद पे अगर ूंट कूद पे पीट वस मगर सह साफ कह पन तह रूद कहें
गई खत्म कम नाज रूद कहाँ। आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तैयार जो है ये सीज़न में अगले महीने में जो है हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू होगा। तो आप देखिए डिलीशियस जो पूरी दुनिया में मशहूर, अपनी मिठास को लेकर काफ़ी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यही डिलीशियस सेब जो है अभी बागों में नीचे गिर पड़े हैं और तमाम जो है जो ऊपर भी है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। लग नमत पोस गो नुकसान, अगर बचो कचस वचस मज का सह गो 5 पोस बाकी ना रोज कह बह गोस ये पत अंदस ये तोल ना पान तुल सिर्फ नंगल लगे। कुलगाम के कई इलाकों में बाद दोपहर तेज आंधी, तूफान और बारिश की वजह से मकानों, गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सेब के बागात और फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया गया है। यहां बारिश और तूफानी सूरत हाल की वजह से मकानों के छत उड़ गए हैं और दरख्त भी उखड़ गए हैं। सियासी पार्टियों ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इन नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान को, और जिनकी पूरी नजरें रहती है, उम्मीद कायम रहती है अपने बाग पर, अपने खेत पर, और वही एक रोजगार का वसीला भी है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी एक विंड स्टॉर्म का सामना करना पड़ा और जालाबारी हुई, शिद्दत से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मुतालबा है इसका फसल के नुकसान का जायजा लिया जाए और माकूल मुआवजा, माकूल मदद बहम पहुंचाई जाए। आंधी और तूफान ने ब्लॉक ऑफिस पोम्बे कुलगाम में कई गाड़ियों, बिजली की तारों और खंभों को नुकसान पहुंचाया है। ताहम मुलाजमीन और मुसाफिर बच गए। किसी जाने नुकसान की कोई इतला नहीं, ताहम गाड़ियों और दीगर कुछ इमदाद को काफी नुकसान पहुंचा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, जबकि इनको ये पहले काटनी चाहिए थी। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मकान है, इनके आसपास भी है, लेकिन ये उसके बाद देखते हैं जब नुकसान होता है, उससे पहले नहीं सुनते हैं। ये मरने के बाद इंसान को क्या चाहिए। गाड़ियाँ यहाँ लगी थी, जबकि हम अंदर चले गए यहाँ अपने काम के लिए, तब तक पूरी हवा से ये पूरे जो पेड़ हैं यहाँ सामने हैं और जाने मानी नुकसान भी हुआ। बाकी जो इंसान थे, अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। मूसलाधार बारिश से पुंछ में कई मकामात पर पानी जमा हो गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के दीगर इलाकों की तरह जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर में भी सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई और इसके साथ ही शाम देर गए मूसलाधार बारिश के बायस शहर में कई मकामात पर पानी जमा हो गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वानीगाम बारामुल्ला के एक क्लास 4th मुलाजमीन मोहम्मद शफी की तरफ से किए गए एक घोटाले की तफसीलात दी और उसे कश्मीर और जम्मू में भी कई मनक़ूला और गैर मनक़ूला असासों में सरमायाकारी की थी। एक और मुश्ताक अहमद भट्ट को भी बददियानती का जिम्मेदार ठहराया गया और मुश्ताक ने बगैर किसी टेंडर के हैदरपुरा श्रीनगर के उबैद वानी को ठेका दिया था। दोनों मुजरिमों को एसीबी ने हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। एक एफआईआर 11/2024 जो पुलिस स्टेशन एसीबी बारामुल्ला में लग चुका है, ये सैटरडे को लगा है। ये एक वेरिफिकेशन हमारे पास चल रही थी एसीबी में कि मोहम्मद शफी राथिर जो है क्लास 4th एम्प्लॉई है, जो अपना FCS एंड CA डिपार्टमेंट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं फूड डिपार्टमेंट, इसने जो है एक्यूमुलेट किया है एसेट्स, यानी जो इसके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा तजावुज़ करके इसके पास जो है एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, माल दौलत है। ये वेरिफिकेशन हमने की तो ये पता चला कि ये बुनियादी तौर पे जो है एक कमीशन एजेंट था फेयर प्राइस शॉप में, और उसके बाद जो है क्लास 4th मुलाजिम लगा इस डिपार्टमेंट में, और ज़्यादातर इसने काम किया है AD फूड बारामुल्ला में, और इस दौरान बाकी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के साथ मिलके इसने गलत तरीके से जो है पोजेशन में लिया है, माल दौलत जमा किया है। तो ये वेरिफिकेशन जो है कल्मिनेट हुई और ये जो इनके खिलाफ एलिगेशंस थी तो ये हमने प्रूव कर दी और इसमें एफआईआर लगा है 5(1) जो है रेड विद 5(2) ऑफ JKPC एक्ट 2006, और इसमें 12 और 14 सेक्शंस है पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड अदर प्रोविजंस 1983। तो ये बुनियादी जो है एक्यूज्ड मोहम्मद शफी राथिर है। मोहम्मद सुल्तान राथिर इसके फादर का नाम है। ये वानीगाम बारामुल्ला का रहने वाला है
और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 109 आरपीसी जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुंछ जिले की तहसील मंडी से 3 रोज कबल लापता होने वाली खातून की लाश पुलसर नदी से बरामद हुई। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाश उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी। इसकी शनाख्त 50 साला फातिमा बी के तौर पर हुई है। यही पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि दुर्गली नाला में कोई बॉडी मिली है। हमने एम्बुलेंस भेजी, बॉडी को मंगवा लिया, उसका पोस्टमार्टम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं। तो कोई राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर एज वुमेन है, फातिमा, वाइफ ऑफ अब्दुल सलाम, रेजिडेंट ऑफ शेरी ख्वाजा। तो जो भी फिर इसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि इनका क्या काज ऑफ डेथ या क्या हुआ इसके साथ। वाकया यह हुआ, इसको दिमाग की प्रॉब्लम थी, दवाई खा रही थी। सुबह उठी तो 6 बजे, वो गई तो बाद में मिली नहीं। हम ढूंढते रहे। कितने दिन से? तीसरा दिन। हाँ, परसों सुबह से। घर वाली फातिमा में। आज कोई 10 बजे में पता चला था, हमारी एक बहन जो जिनका नाम फातिमा बी, वाइफ ऑफ अब्दुल सलाम लोगों, जिनका ताल्लुक सीढ़ी ख्वाजा गांव से था और 31 तारीख को वो घर से लापता हुई थी। उसके बाद पुलिस थाना मंडी में भी जो है वो रिपोर्ट हमने दर्ज करवाई थी। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे तो आज सुबह पता चला कि डींगला के मकाम पे दरिया के बीच में वो इनकी डेड बॉडी मिली। वहाँ से फिर हमने रेस्क्यू किया और यहाँ पहुँच लाया। अभी हम यहाँ से जनाजे को घर ले जाएंगे। जिला पुलवामा के कुंडी अगलर इलाके में एक दिलदोज हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 2 जख्मी हुए। कुंडी अगलर में ज़ेर तामीर मकान की स्लैब डालने के दौरान स्लैब का एक हिस्सा अचानक ढह गया और इसकी जद में चंद अफराद आ गए। मोहम्मद अकबर लोन नामी शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। पुलिस ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हमसायमन पन्नुई अत्सै बिहत तट कन आव हाहन वसित तो बन कन ये लोग तास तो सह गुजरो पे अत्सै सर ब्या जख्मी सह श्रीनगर। अत गई तकरीबन 2 वरी कम दितमिस आज त्रावान ये स्लैब त्रावान पे। साबिक सदर म्यूनसिपल काउंसिल तौसीफ रायना बारामूला असेंबली हल्के से असेंबली इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो सियासत में सिर्फ इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि माजी की हुकूमतों ने तमाम तरक्याती महाजों पर बारामूला हल्के को नज़रअंदाज किया था। तौसीफ ओल्ड टाउन बारामूला में अपने हामियों से खिताब कर रहे थे। नौजवानों और ख़वातीन के अलावा अक़लियती बिरादरी के लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेरी आज लोगों से ये अपील है कि जितने भी कैंडिडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे आप उनसे सवाल कीजिए, मुझसे भी सवाल कीजिए। आप कोशिश कीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पे आपसे वोट मांगने आया है, चाहे उसमें कोई एमएलए रहा हो, चाहे पहली बार कोई इलेक्शन लड़ रहा हो, उसको ये बोलिए कि जो मुश्किलात हमने 5 सालों में देखे हमारे साथ कौन था, क्या आपके दरवाजे हमारे लिए खुले थे जब आप इलेक्शन लड़ते थे, जब आप इक़्तिदार में थे, क्या आप आम लोगों को पूछते थे, क्या बारामूला वाले लोगों को आप दरवाज़ा खोलते थे, क्या आप लोगों का कैरेक्टर वैसा है जो आज बात करेंगे कल उसी पे रहेंगे। आप लोग ये बताइए कि 5 सालों में आपने इतनी पार्टियां बदल दी, क्यों बदल दी। आपका जो सियासत में युस इंसानस पनुन भरोस आसान, पनुन बिलीफ आसान, सह कत बदले वरियस मज 5 पार्टियन से। हर एक पार्टी मंशूर अलग डिफरेंट। अगर तुम तम पार्टी हंदिस मंशूर सो तो यह कपर बदला वरियस मज 5 पार्टियन मज। मैं चाहता हूँ मेरे नौजवान ये सवाल करें और मेरी अपील रहेगी पूरे कंडी के नौजवानों की, पूरे नारवाओं के नौजवानों को, बिंड चकली नईदल के नौजवान कैंडिडेट चुनियोन सु युस तहद खतर पगा खड़ा है। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार बराए सोपोर इरफान शाह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड आइंदा असेंबली इंतखाबात में कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर ऑप्शन है। वो सोपोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोपोर टाउन और पूरा हल्का तरक्की से महरूम है। We feel that this mandate is not given to a person, to an individual like me, Irfan Shah. This mandate has been given to whole Sopore constituency. ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपके सामने कि ये मैंडेट जो है पूरी सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है। बेसिकली जेडीयू इज़ द पार्टी विच इज़ कम्प्लीटली अभी आज की रिजीम जो सेंटर में है, दे आर इनटू द पावर एंड दे आर इनटू इट। एक्चुअली दे डोंट वांट टू फाइट इलेक्शंस, बट हाँ, सिंस मेरा ताल्लुक रहा है ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और जो भी फॉर्म सोपोर के हैं उनमें मैंने अपनी नुमाइंदगी दी है आज तक। तो मैंने ये देखा कि सोपोर का जो
अभी स्टेटस है पिछले 35-40 साल से ये मसलों का शहर बना है। बी डिवाइडर्स, बीट रेडे वाले जिनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह धकेलते हैं हम, बीट मुंडी के भी अपने इश्यूज़ हैं, बीट ए फ्रेश वाटर लेक जो एशियाज़ सेकंड फ्रेश वाटर लेक वुलर है, बीट ए स्मॉल पब्लिक पार्क जो अभी तक इन 70 साल में सोपोर को नसीब नहीं हुई है। शायद यही एक मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए दैट आई थॉट कि नहीं, आई शुड लिटरली हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन डू इमेंस गुड फॉर द पीपल ऑफ सोपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी एट लार्ज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। डालने जाओगे ना? डालेंगे, देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। उसी टाइम डिसाइड करोगे? उसी टाइम। पानी की समस्या अच्छा यही है, पानी की समस्या यही मसला आपके लिए मेन मसला ही है, बस यही है। कितने साल से वोट डाल रहे हो आप? हम तो काफी टाइम से वोट डाल रहे हैं। कई सरकारें बनाई, कहीं गिराई। बनना था हमने क्या गिराई? अच्छा नहीं, आपकी वोट से बनती है, आपकी वोट से पानी की निकासी हो जाए पराठे से बस। अच्छा, और कुछ यही मसला है। तो किसको नंबर देंगे? अच्छा, सरकार तो सिर्फ सरकार अपने लिए आती है, किसी के लिए, जनता के लिए नहीं कोई भी आता। कई लोगों से बात की कि सफाई नहीं है, कोई कह रहा पानी नहीं, कुछ कर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब भी आते हैं वोट मांगने आते हैं, ठीक है जी वोट देंगे जी, उसके बाद कौन आता है? कंगन हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां मेहर अली ने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कंगन के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा कराए। मियां के हमरा उमर अब्दुल्ला, MP मियां अल्ताफ अहमद और दीगर सीनियर रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि मियां मेहर अली खानदान की चौथी नस्ल हैं जिन्होंने दहाइयों से अवाम की खिदमत की है। वहीं बीरवा से अपनी पार्टी के उम्मीदवार सईद मुजफ्फर हुसैन रिजवी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुजफ्फर ने बड़ी तादाद में अपने वर्करों के हमरा टाउन हॉल बीरवा में रिटर्निंग अफसरान के सामने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुजफ्फर रिजवी ने अवाम से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। हजरत बल हल्के से DPAP उम्मीदवार पीर बिलाल ने श्रीनगर के DC ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पीर बिलाल ने 2014 में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। बिलाल के साथ DPAP के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी भी थे। बिलाल ने कहा कि उन्हें पैराशूट उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ना है। पीर बिलाल साहब हैं हमारे हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी के। आज़ाद साहब ने इनको जो है मैंडेट दिया है पार्टी का, और आज से हमारी शुरुआत हुई। फॉर्म हमारा जो है सबमिट हुआ है, और उम्मीद है कि बिलाल साहब जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है और बहुत ईमानदार हैं और काबिल हैं, और इन्होंने बहुत लोगों के लिए खिदमत की है। उम्मीद है आगे भी लोग इनका ताउन देंगे और इनको भारी संख्या में वोट देके असेंबली भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने पहले भी कॉन्टेस्ट किया है 2014 में। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैंने CM के उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ लड़ा था। अच्छा, उस वक्त भी लोगों ने सपोर्ट 5000 वोट उस वक्त भी श्रीनगर में उस वक्त 5000 वोट लिए थे। तब से मैं 10 साल से मैंने बहुत मेहनत की है। तब से मैं लोगों के साथ हूँ, दिन रात, गम में खुशी में। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है, अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है, उम्मीद है कि कौमी जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज विनय प्रधान की क़यादत में राष्ट्रीय लोक दल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उम्मीदवारों की हिमायत करने और किसानों की तरक्की, बेरोजगारी, रियासत का दर्जा दी और शहरी तरक्की और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के RLD के अज़्म को उजागर किया। पहला सवाल है यहाँ के गांव के बहबूदी का। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी गांव को पहली इकाई मानते थे। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास बेमानी है। और कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू को छोड़कर कस्बे हैं या गांव हैं, उनका विकास बहुत ज़रूरी है, एक सवाल। दूसरा सवाल किसान के विकास का। यहाँ पर बागबानी, यहाँ का सेब लुट रहा है, यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है, यहाँ का धान का किसान बर्बाद हो रहा है, पैडी का। यहाँ पर सैफरॉन की खेती बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर फ्रूट की खेती बढ़ाई जा सकती है, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ हो सकता है, आयुर्वेद दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादन कश्मीर केंद्र बन सकता है। पर मैं किसी एक को दोष ना देते हुए मैं कहूँगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लोगों की तरफ से इधर कम ध्यान दिया गया। तो RLD और कश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट उस ध्यान को
जयंत चौधरी से लेकर मोदी जी से लेकर और यहाँ जो बनने वाली सरकार है उसको जागरूक करेगी और कश्मीर के सवालों पर हम लोग चिंता व्यक्त करेंगे। एक बांडीपुरा के बोनाकोट ब्लॉक के साबिक बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद बाबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर बिल्किस की मौजूदगी में अपने दर्जनों हामियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर बिल्किस का कहना था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही हैं। बात कहना चाहता हूँ, बदलाव लाना चाहता हूँ। जब मैंने अपने इन लोगों से बात की है जो आप पीछे देख रहे हैं और आगे भी इधर भी है, इनसे जब मैंने बात की इन्होंने बोला बशीर साहब आज कोई बदलाव करेंगे हम लोग। मशवरा करके मैंने अपने जो यूथ है, मतलब बुजुर्ग है, दोस्त है, जो मेरे पंचायत जिन्होंने मेरे को 5 साल से जिताया है, आज तक मैं 5 साल कंटिन्यू सरपंच था, 5 था, क्या भी बीडीसी रहा हूँ और डीडीसी का भी इलेक्शन हमने लड़ा है, पूरा भरपूर सपोर्ट दिया है। आज हमारे बीडीसी साहब बशीर साहब ने यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन किया और बहुत सारे सरपंच हैं और पंच हैं और बहुत सारे दूसरी पार्टियों के वर्कर्स वगैरह हैं, उन सब ने हमारे साथ ज्वाइन किया और रिएक्शन हमारी यही रही कि हम बहुत खुश हैं और हमारी पार्टी का जो हौसला है वो बहुत बढ़ गया है। हम ये सब कुछ पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि कश्मीर में क़याम अमन के बाद राहुल गांधी बार बार यहां आना चाहते हैं और इसका सेहरा बीजेपी के सर जाता है, ताहम राहुल गांधी की आमद कांग्रेस के लिए बेमानी साबित होगी। जो हालात है कश्मीर में, जिस तरह अमन है कश्मीर में, शांति है कश्मीर में, जो डेवलपमेंट हुई है वो राहुल गांधी को बार बार कश्मीर लाने के लिए मजबूर करता है। जहां तक राहुल जी के विजिट का ताल्लुक है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कांग्रेस हारनी है, कांग्रेस हारेगी। जिस तरह देश में कांग्रेस ने हारा इसी तरह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस हारी। देखिए जहां तक मैंने साउथ कश्मीर में देखा बहुत जबरदस्त करंट है इस कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमें उम्मीद है कि इस बार वीर सराब जी कांग्रेस से जीत के पहला जो कंवल खिलेगा वो कश्मीर में खिलेगा और वीर जी सराब वो कंवल खिलाएंगे। अनंतनाग ईस्ट से बीजेपी के उम्मीदवार वीर सराफ का कहना है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी मुहिम शराब दुकानों के खिलाफ होगी और वो अनंतनाग ईस्ट में शराब फरोख्त करने वाली दुकानों को खुलने नहीं देंगे। गोपालपुरा मटन में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के बाद वीर सराफ ने कहा कि वो अनंतनाग ईस्ट के तीनों फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की यकसा तरक्की के लिए वादाबंद है। बीजेपी जो भी वादे करती है उनको निभाती है। बीजेपी ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का वादा किया था, वो हमने पूरा किया है। भले ही हमको टाइम लगा लेकिन हमने पूरा किया। मैं आज जो मैंने वादे यहाँ किए, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने वादे किए, चाहे वो शराब की दुकान के हवाले से वादा किया कि मैं शराब की दुकान खोलने नहीं दूंगा। त्राल के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के इलाके मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी रैलियों की क़यादत की और सिंह ने लोगों से अपील की कि वो इस बार सोच समझ कर वोट डालें और यकीन जाहिर किया कि अवाम इत्तेहाद पार्टी को राहत फराहम करेगी। तो वहीं थाना मंडी से पीडीपी उम्मीदवार चौधरी कमर हुसैन ने थाना मंडी असेंबली हल्के से हजारों हामियों और पार्टी कारकुनों के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कमर चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद एक दहाई के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थाना मंडी और आसपास के इलाकों के लोग इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इसका हिस्सा बनने पर फख्र है। तो सईद अरशद हुसैन रिजवी ने बीरवा में बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने अपने हामियों के साथ बीरवा टाउन हॉल में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कहा कि वो बीरवा की तामीर और तरक्की चाहते हैं जिसे आज तक सियासतदानों ने नहीं किया। और मेंढर असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राना ने मेंढर के एक सरहदी इलाके में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस दौर को याद किया जब पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर शदीद गोलाबारी की गई थी। राना ने कहा कि उस वक्त उन्होंने मरकजी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि पाकिस्तान भारत पर गोली चलाने की ताकत नहीं रखता। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया था कि अगर पाकिस्तान गोलाबारी बंद नहीं करता तो भारत लाहौर में अपना झंडा लगाते। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो मुल्क छोड़ दे, हम इस मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं। तो वहीं वोटरों की तालीम और इंतखाबी शिरकत को फरोग देने की मुसलसल कोशिशों में स्वीप के तहत एक मेगा
बेदारी प्रोग्राम टंगमर्ग मुनक्किद किया गया और इस तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने किया। नए वोटर्स, तलबा और मकामी बाशिंदों ने पुरजोश शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। जिला तरक्याती ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल ने दीगर ओहदेदारों के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाले इलाकों में पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। और उधमपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमोद अशोक नागपुरी ने जिला उधमपुर के 4 हलकों यानी उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, चनैनी और रामनगर असेंबली में सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में बात करते हुए कहा कि उधमपुर जिले के 4 हलकों में 1 अक्टूबर को असेंबली के तीसरे मरहले में पोलिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इस हवाले से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अमित जी, राज्यपाल है लेकिन 30 साल से ये पानी झील है, यहाँ पानी निकलता ही नहीं, सीवर से निकलेगा। अब सीवर से कितनी देर में निकलेगा? तो ये ऐतिहासिक गेट है, नगर परिषद पास में है, क्या कहेंगे आज वोटर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के इश्तराक से शीनम कम्युनिटी हॉल लेह में अक़लियती कर्जा स्कीम बेदारी कैंप कम लोन मेला का इनेकाद किया गया और हिल काउंसिल लेह के EC स्टेंजन जोसफल मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें स्टार्टअप्स में मदद करेंगी और कम्युनिटी के अंदर पायदार तरक्की को फ़रोग़ देगी। उन्होंने स्कीमों के बारे में किसी परेशानी से पाक बर वक्त और दूसरों को आगाह करने की ज़रूरत पर जोर दिया। देखिए, ये स्कीम जो है वो हमारी जो NMDFC की एक स्कीम है जिसमें हम लोग ये अवेयरनेस कैंप जगह जगह कराते हैं और वहाँ तक जनता तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने हमारे कई साथियों ने बताया कि हम जिस सेगमेंट को हम सर्विस दे रहे हैं वो सेगमेंट बहुत इकोनॉमिकली एडवांटेज नहीं है, तो हम लोग उन तक पहुँचने के लिए कोशिश करते हैं और ये अवेयरनेस कैंप कराते हैं। तो ये JKLFC के द्वारा यहाँ पे अवेयरनेस कैंप कराया गया था क्योंकि वो हमारी लद्दाख एरिया में जो वर्किंग एजेंसी, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी वही हैं। उन्होंने पूरे कितने कराए अपने सुल्तान? 40 के करीब अवेयरनेस 114 कराए हैं और भी ज़्यादा हम लोग कराएंगे। इससे पहले कि जो आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे एरिया बंद हो जाता है विंटर के कारण, तो उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन के लिए रजिस्टर करें और हम उनकी मदद करें। असेंबली इंतखाबात को लेकर जिला रामबन में सियासी सरगर्मियां उरूज पर है। गुज़श्ता दिन एक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से बीजेपी को निशाना बनाया गया। उधर रामबन हल्के इंतखाब से बीजेपी उम्मीदवार राकेश ठाकुर ने अपनी हुसूलियाबियों का जिक्र किया और बीजेपी से बागी होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे मुतल्लिका शख्स पर संगीन इल्जामात लगाए। मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, 5 के 5 मंडल प्रधान, पूरी उनकी टीम, हम एकजुट होकर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो रामबन से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन सरकार बना के जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम करेंगे। साथ साथ जितने रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट का काम हो वो हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और दिल्ली से भी हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेंगे। DDC काउंसलर बनने के बाद आपके पास एक पूरा इलाका था, डेवलपमेंट की बात की गई तो लोग काफ़ी नाराज थे, निराश थे। लास्ट टाइम जब हमारी बात उनसे हुई, कुछ लोगों कुछ पंचायतों में वो कह रहे हैं कि पहले ही जो ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था, आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं बीजेपी के साथ? आपने देखा होगा कि DDC चुनाव जब 3 साल पहले हुआ, मैंने अपनी जो 12 पंचायती थी, 12 पंचायती में मैंने क्या काम किया, लगभग मैंने 1000 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। आप सब जानते हैं कि अगर मैं 12 पंचायतों का अगर DDC हूँ, मैं उसी पंचायत में काम करता हूँ, पर मैंने ये सोचा कि पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों को एडजस्ट करें। आप जाके रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, हर एक जगह का कंपनी में भी लगा होगा और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो डेवलपमेंट के काम में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वही डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। जो कैंडिडेट मेरे
अलावा 8 कैंडिडेट और हैं, आप मेरे को बताओ उन्होंने क्या काम किया। आप बोलते हो राकेश ठाकुर ने कम काम किया, मुझे उनका एक काम भी बताओ, फिर मैं आपको राजनीति में बताऊंगा कि जो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वही काम करते हैं, और जो दूसरी वाली राजनीति करते हैं एसी रूम में बैठ के सिर्फ इलेक्शन तक, सिर्फ वोट जब तक 18 तारीख तब तक लोगों के बीच में जाएंगे, उसके बाद आपको कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कोई पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने सराज शरीफ असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नागाम बडगाम में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हकीम यासीन ने अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया और उनके हमरा कसीर तादाद में उनके हामी मौजूद रहे। हकीम ने सियासी जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर 1987 में गड़बड़ न हुई होती तो जम्मू कश्मीर के हालात आज ऐसे नहीं होते। जब जमहूरियत हम एक जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट किसी भी जगह फॉर्म भर सकता है, वहाँ भी कोई भर सकता है। हाँ, अभी 2 दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जमहूरी निज़ाम में कोई भी वोटर जो बालिग हो किसी भी जगह फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ के लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने इसरार किया, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट को, बाकी दूसरे चीज़ों के बारे में अब उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने दीगर कश्मीरी पंडित तंजीमों के साथ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने तमाम सियासी जमातों से कहा कि वो कश्मीर में कश्मीरी पंडित बरादरी की बाज़ाबादकारी के लिए रोड मैप वाज़ह करें। डॉक्टर उत्पल कौल ने कहा कि अब तक कश्मीरी पंडित इंसाफ के हसूल के लिए दर दर भटक रहे हैं और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि सियासी जमातें कश्मीर में काम करने वाले पीएम पैकेज के मुलाजमीन और नकद रिलीफ में इजाफे के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ह करें। 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी सेक्शन जो हैं सोसाइटी के, उनको एक बहुत उम्मीदें हैं इससे, चाहे वो रिफ्यूजी हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज है। आज कश्मीरी पंडित समाज के विभिन्न संगठनों की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। हमारे साथ उत्पल कोल जी हैं। सर, आपने आज क्या कुछ एक तरह से अपील की है गवर्नमेंट से, और कश्मीरी पंडित समाज की एस्पिरेशंस क्या है? आज हम गवर्नमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी से अपील करते हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में कौन सरकार बनाता है ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को और भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि आप हमको रोड मैप बताइए। आप बताइए कि आप कश्मीरी हिंदू की जो प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर का घर, कश्मीर में हमको घर होना चाहिए। उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि सरकार जो बनेगी उनको 1 प्लेस सेटलमेंट कश्मीरी हिंदुओं के लिए करना चाहिए, तब जाके वो सिक्योर फील करेंगे कश्मीर में एक ही जगह जब इकट्ठे रहेंगे। जैसे यहाँ बटिंडी में रह रहे हैं, जैसे यहाँ खट्टी का तालाब में रह रहे हैं, हम भी एक जगह रह के सिक्योर फील करेंगे और सारे कश्मीर में तो घूम सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब तक पूरी कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाएगी तब तक हमको ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीर में, तो अभी भी उनको बहुत तकलीफ है। सबको अकोमोडेशन नहीं मिली है, अकोमोडेशन मिली है तो इतनी छोटी अकोमोडेशन जिसको हम। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।